किसी भी पदार्थ फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और अडल्ट्रेंट्स चेक करने के लिए एक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की ज़रूरत होती है। किसी भी एंटरप्रेन्योर को फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में एक प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए ये इंश्योर करना होता है कि फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रॉपरली इक्विप्ड है और वो एक्रीडिटेटेड है। इक्विप्ड का मतलब कि उसके पास सभी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट हैं जिससे वो जो पैरामीटर टेस्ट कराना चाहता है वो सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। एक्रीडिटेशन का मतलब कि कोई भी थर्ड पार्टी लेबोरेटरी की टेक्निकल कॉम्पिटेंस को इंश्योर की है या नहीं की है। अपने देश में एक बोर्ड है जिसको NABL कहते हैं, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है और ये बोर्ड सभी टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की टेक्निकल कॉम्पिटेंस को इंश्योर करता है और इसका इंश्योर करने के लिए एक स्टैंडर्ड ISO 17025 जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है और लेबोरेटरीज की टेक्निकल कॉम्पिटेंस की सत्यापन करता है, उसको यूज करते हैं। किसी भी एंटरप्रेन्योर को ये इंश्योर करना चाहिए कि जब लेबोरेटरी में प्रोडक्ट टेस्ट करा रहा है तो उसको देखना चाहिए कि ये लेबोरेटरी प्रॉपरली इक्विप्ड है या नहीं है। जनरली फूड लेबोरेटरीज में ये इंश्योर करना होता है कि कंटामिनेशन कहीं इन्वायरमेंट से तो नहीं आया है। इसको चेक करने के लिए फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में डबल डोर, 2 दरवाजे रहते हैं जिससे कि आदमी का डायरेक्ट हवा से कांटेक्ट ना आए और कंटामिनेशन या माइक्रोब्स अंदर ना आए। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो पर्सन सैंपल लेके आ रहा है वो डायरेक्टली एनालिस्ट से कांटेक्ट ना करे। एक पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल है सैंपल रिसीव करने के लिए उसी को कांटेक्ट करे और वहां जाके अपना सैंपल सबमिट करे। जो सैंपल सेल इंचार्ज है वो ये इंश्योर करता है कि क्या क्या टेस्टिंग पैरामीटर हैं, क्या टेस्टिंग करनी है, वो उसको इंश्योर करके बताता है कितनी कॉस्ट आएगी। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सैंपल को कोड लगा के ही स्थानांतरित करे और अंदर लैब में भेजे कि क्या टेस्ट करना है। अगर आप एक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी देखते हैं तो उसमें जनरली 3 सेक्शंस रहते हैं। जैसे ये इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन है, जहां सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं। केमिकल सेक्शन है जहां पर बैट एनालिसिस होती है। माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन है जहां पर सारे पैथोजेंस की टेस्टिंग होती है। अब मैं आपको डिफरेंट सेक्शंस में जितने इक्विपमेंट हैं उनके बारे में, उनकी उपयोगिता और किस तरह से प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं उनके बारे में बताऊंगा। अब हम इस लेबोरेटरी के माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन में हैं और ये माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन इज लाइक ए ऑपरेशन थिएटर, बिकॉज हमको ये इंश्योर करना होता है कि बाहर से कोई कंटामिनेशन नहीं है। ये इनोकुलेशन सेंटर है जहां पर सैंपल का इनोकुलेशन होता है। अवर कलीग इज वर्किंग ऑन दिस लेमिनर फ्लो, दिस इक्विपमेंट नॉन एज लेमिनर फ्लो। ये जो वर्क बेंच है यहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है कि इन्वायरमेंटल इज कंप्लीटली स्टराइल, दैट इज 0B, देयर इज नो बैक्टीरिया, वहां पर कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। देयर इज नो माइक्रोब विच इज कमिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। Whatever the contamination is in the sample is being inoculated. सैंपल को प्लेट में इनोकुलेट करने के बाद डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इसको इंक्यूबेट करना होता है, क्योंकि माइक्रोब्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो उनको मीडिया देके, उनको फूड देके उस प्लेट में रखते हैं और जो टेम्परेचर उसका रिक्वायर्ड है उसको इंक्यूबेट करते हैं। जैसे 40 डिग्री पर, ये 37 डिग्री का है और ये भी 37 डिग्री का है। जब ये पर्टिकुलर टाइम और टेम्परेचर के पर ये इंक्यूबेट हो जाते हैं, उसके बाद ये ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद इनको आंखों से देखा जा सकता है और कॉलोनी काउंटर में इसको काउंट किया जा सकता है।
अगर आप देखें तो इस पर बहुत सारी कॉलोनियाज हैं और उसको काउंट किया जा सकता है। इसको काउंट करने के लिए हम लोग कॉलोनी काउंटर यूज करते हैं और कॉलोनी के अंदर वी कैन आइडेंटिफाई कि 1 ग्राम में कितना है। ये कॉलोनी काउंटर है। प्लेट जब इंक्यूबेट हो जाती है फिर उसको काउंट करने के लिए इस कॉलोनी काउंटर पर रखते हैं और कॉलोनी काउंटर पर कितनी कॉलोनीज ग्रो हुई हैं उसको काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद डाटा रिकॉर्ड करते हैं। अगर फर्दर हम इसको एनालिसिस करें कि देखें ये पैथोजेंस किस स्पीसीज का है, तो उसकी एक स्पेसिफिक स्लाइड बनती है और स्लाइड बनाने के बाद ये माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर रखकर मैग्नीफाई करके उसकी स्टैंडर्ड स्लाइड से मैच करके हम ये देख सकते हैं कि ये पैथोजेंस किस स्पीसीज को बिलोंग करता है और क्या स्पीसीज है इसकी। अब हम इस लेबोरेटरी के केमिकल सेक्शन में हैं और मैं इस इक्विपमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। ये इक्विपमेंट फैट एक्सट्रैक्शन यूनिट है। ये फैट एक्सट्रैक्शन यूनिट जो है 3 भागों में है, फ्लास्क, एक्सट्रैक्टर एंड कंडेंसेशन। अगर जैसे हमको किसी बिस्किट के सैंपल में फैट निकालना है तो बिस्किट को पहले क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद ये सैंपल नॉन क्वांटिटी वे करके इस वाइट थिम्बल में लेते हैं। थिम्बल में लेने के बाद ईथर डाल के इस फ्लास्क में और इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करते हैं। हीट करने के बाद ईथर जो है ये सर्कुलेट करता है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन और इस वाटर के थ्रू इस ईथर को ठंडा रखा जाता है जिससे कि ये इवोपरेट होकर इन्वायरमेंट में ना आए। एक सर्टेन आवर्स के बाद एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद ये फ्लास्क निकाला जाता है, ईथर को इवोपरेट किया जाता है और जो फैट उसमें रेजिड्यू बचा है उसको कैलकुलेट करके ये निकाला जाता है कि किस सैंपल में कितना फैट कंटेंट है। इस तरह से हम किसी भी सैंपल में फैट कंटेंट निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्रोडक्ट में प्रोटीन कैसे एस्टिमेट की जाती है। ये प्रोटीन एस्टिमेशन का यूनिट है। जैसे ये फ्रूट सैंपल है, इसमें अगर आपको प्रोटीन निकालनी है तो सैंपल जो है वो एक नॉन क्वांटिटी का इस फ्लास्क में लेते हैं और फ्लास्क में लेने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इसमें एक उचित मात्रा में डालते हैं और उसके बाद फिर इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो सैंपल है वो डाइजेस्ट होता है और जो कंडेंसेशन के थ्रू फ्यूम्स वाटर के थ्रू चले जाती हैं। जब सैंपल डाइजेस्ट हो जाता है तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा लाइक ए वाटर, और इस वाटर क्लियर हो जाने के बाद इस सैंपल को लेके फिर डिस्टिलेशन करते हैं और डिस्टिलेशन करने के बाद टाइट्रेशन करते हैं और टाइट्रेशन करने के बाद हम किसी भी प्रोडक्ट में प्रोटीन की कितनी मात्रा है इसको हम निकाल सकते हैं। ये इक्विपमेंट परफॉर्म्ड कलर ग्रेडर है। इस इक्विपमेंट से हनी का कलर निकाला जाता है कि हनी का कितना कलर है। हनी को सेटल करने के बाद इस क्यूबेट में डालते हैं और डालने के बाद लाइट को ऑन करके इसका कलर को मैच करते हैं और जब ये स्टैंडर्ड से मैच कर जाता है तो उतनी ही क्वांटिटी स्केल पे नोट करके इसको रिकॉर्ड करते हैं और कलर जो है वो mm में रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम इस लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट विभाग में हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं। अब मैं कुछ इक्विपमेंट की यूटिलिटी के बारे में बताऊंगा। ये एनालिटिकल बैलेंस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है किसी भी लेबोरेटरी का, क्योंकि किसी भी एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले चाहे वो सैंपल हो चाहे वो रिएजेंट हो, हमको एक्यूरेटली वे करना होता है।
और उसको वे करने के लिए इस एनालिटिकल बैलेंस का उपयोग होता है। इसकी कैपेसिटी और एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है। एक्यूरेसी के माध्यम से देखें तो 0.01 mg तक हम इसको वे कर सकते हैं और एक्यूरेटली हम लोग इसको वे कर सकते हैं। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। यहाँ पर जितने भी कलरीमेटिक रिएक्शंस हैं वो हम यहाँ एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बेंस और परसेंट ट्रांसमिटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ्रूट जूस है जिसका कलर हमें एस्टिमेट करना है या कोई फूड प्रोडक्ट है जिसमें आयरन एस्टिमेट करना है, तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम कलर डेवलप करते हैं और वो कलर का एस्टिमेशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे करते हैं, क्यूवेट में लेके उसका एब्जॉर्बेंस या परसेंट ट्रांसमिटेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं और उस परसेंटेज एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस के बेसिस पर उसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं। ये वाटर एक्टिविटी मीटर है जिससे हम किसी भी फूड प्रोडक्ट की वाटर एक्टिविटी निकालते हैं। वाटर एक्टिविटी इंडिकेट करता है कि इसमें पैथोजन की होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। जैसे अगर किसी भी सैंपल की वाटर एक्टिविटी 0.9 से ज्यादा है तो चांसेस है कि उसमें पैथोजेंस हो सकते हैं। जैसे ये मूंग का सैंपल है, स्प्राउटेड मूंग का सैंपल, इसको ग्राइंड करके सैंपल सेल में रख के इसको पुट करते हैं और वाटर एक्टिविटी इसकी डायरेक्टली नोट कर लेते हैं। वाटर एक्टिविटी से ये इंडिकेशन पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट कितनी जल्दी खराब हो सकता है और इसमें क्या पैथोजन हो सकते हैं। ये पीएच मीटर है। इससे हम किसी भी प्रोडक्ट की, लिक्विड प्रोडक्ट की पीएच निकालते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये फ्रूट जूस है, इसकी अगर पीएच निकालनी है तो पहले ये इंश्योर करते हैं कि ये कैलिब्रेट हो। कैलिब्रेट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड हैं। फिर इक्विपमेंट को पहले हम कैलिब्रेट करते हैं, उसके बाद सैंपल को बीकर में लेके पीएच डायरेक्टली डिजिटल रीडिंग से नोट कर लेते हैं। अगर पीएच 7 से कम है तो ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोडक्ट एसिडिक इन नेचर है और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि ये एल्कलाइन या बेसिक इन नेचर है। ये कंडक्टिविटी मीटर है और इस कंडक्टिविटी मीटर से हम किसी भी वाटर सैंपल की कंडक्टिविटी निकालते हैं और जनरली वाटर सैंपल में ही कंडक्टिविटी का रिक्वायरमेंट होता है। इसका भी एक सिंपल मेथड है कि सैंपल को बीकर में लें और बीकर में लेने के बाद डायरेक्टली जो है ये इलेक्ट्रोड को इसमें डिप कर दें और डिप करने के बाद डायरेक्टली रीडिंग यहां से नोट कर लें और कंडक्टिविटी जो है वो नोट की जा सकती है। अभी आपने एक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी देखी जो एक्रीडेटेड है NABL के द्वारा। NABL ने इस लेबोरेटरी को एक्रीडेट किया है बेस्ड ऑन एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 17025, जो ये सिद्ध करता है कि ये लेबोरेटरी कॉम्पिटेंट है, स्टाफ क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, इक्विपमेंट सारे कैलिब्रेटेड हैं और टेस्टिंग प्रॉपरली की जाती है। जो यहाँ सैंपल आते हैं वो प्रॉपरली एंट्री की जाती है और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है। इस लेबोरेटरी के तीनों सेक्शन आपने विजिट किए। माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस देखी, केमिस्ट्री सेक्शन जहाँ पर डिफरेंट केमिस्ट्री के जो केमिकल पैरामीटर हैं वो एनालिसिस हुए, और इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन में जहाँ डिफरेंट इक्विपमेंट हैं और उन इक्विपमेंट की किस तरह से ऑपरेट करते हैं और उनकी क्या यूटिलिटी है। इसके साथ साथ ये भी देखा कि सैंपल किस तरह से रजिस्टर होता है और उसकी कोडिंग इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि एक्रीडेटेड लेबोरेटरी में जो यहाँ एनालिसिस हो रही है वो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करती है। धन्यवाद।